हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग क्लास 9 एंड क्लास 10 की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन चल रहा था हम लोगों का। लीनियर इक्वेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोगों ने देखा जिसमें ग्राफिकल मेथड के अंतर्गत में ग्राफ तैयार किए गए। ग्राफ ऑफ इक्वेशन जो था वो कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किया गया और तब उस एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया गया, मतलब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया गया। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन जो हमारा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हमारे एक्स और वाई की जो बात की जा रही है, दो वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल का एक्चुअली आखिर काम क्या है? हम लोग को लीनियर इक्वेशन में करना क्या है? हम लोग को लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस एक्स और वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आखिर मेन जो टॉपिक हमारा है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जो साइमल्टेनियस का मतलब कि दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट जो कि मैंने आपको दिखाया था और इक्वेशन सेकंड वो रहा। तो उन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले नंबर बात ये कि अब जो इक्वेशन हमारा है आज का, वो देखिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आज मैं लिख रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था। और अगर a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमारा सेकंड। यही दो इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसके बारे में हम लोग पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा भी कि दो इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। और हम लोगों ने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात की थी। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया भी था आप लोगों को कि अगले पार्ट में, मतलब इस पार्ट में, मैं इसी पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ, कि इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बिना इक्वेशन को ग्राफिक पे ड्रॉ किए हुए, कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किए हुए, हमको बता देना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यही आप देखेंगे यहाँ पे पैटर्न, यहाँ की कि दो इक्वेशन है आपका। यहाँ पे a1 जो है कोएफिशिएंट है x का, b1 जो है कोएफिशिएंट है y का, और c1 आपका कांस्टेंट टर्म, कोई नॉमिनल वैल्यू होगा। a2 जो है वो कोएफिशिएंट x का, b2 जो है कोएफिशिएंट y का, और c2 जो हो गया वो कांस्टेंट टर्म हो गया दूसरे इक्वेशन का। तो अगर आपके पास ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो आपको इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं। अगर पूछा जाता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम लोग देखिए केस फर्स्ट क्या होगा कि केस फर्स्ट में देखेंगे आप कि इफ a1 बाई a2, मतलब जो पहला इक्वेशन का कोएफिशिएंट है और दूसरा इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है, दोनों का रेशियो a1 बाई a2 अगर इक्वल्स नहीं होता है b1 बाई b2 के, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं यहाँ पे छोटा सा, कि मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, a2 का वैल्यू हो गया 3, b1 का वैल्यू हो गया 3, b2 का वैल्यू हो गया 4, c1 है 5 और c2 है 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2, इसका मतलब क्या हो रहा है, a1 बाई a2 के आधार पे यहाँ पे मिल रहा है 2 बाई 3। ये देखिए 2 बाई 3 a1 बाई a2 मिल गया, और b1 बाई b2 क्या है, तो 3 बाई 4। ये दोनों बराबर नहीं है ना। अब जब हमने देखा, सिर्फ इक्वेशन को हमने देखा कि ये दोनों अगर बराबर नहीं है, तो पहला ही केस में, केस फर्स्ट में आप देखेंगे कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, तो आप कह दीजिए सीधे कि ये सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा। जो इसको आप कह दीजिए ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब यहां पे अगर केस फर्स्ट आपने यहां पे देखा एग्जांपल में कि इस एग्जांपल के तौर पे 2/3 जो है ये 3/4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा, दोनों इक्वेशन का जो हम सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर सिर्फ आएगा, x का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, y का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं इसको कि ये लाइन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। आप इसको ब्रैकेट में कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है।
तो इस तरह से मतलब केस फर्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर a1/a2 बराबर नहीं मिले b1/b2 के, तो इसका मतलब ग्राफ जो हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्रॉस कर जाएगा किसी एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इसके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, जहां पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, वही उसका x का वैल्यू होगा, वही y का वैल्यू होगा और ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन केस सेकंड देखते हैं कि इफ a1/a2 बराबर मिल जाए b1/b2 और ये बराबर मिल जाए c1/c2, तीनों बराबर मिल जाए केस में, ठीक है। a1/a2 अगर बराबर मिल जाता है b1/b2 के और c1/c2 तीनों का रेशियो अगर बराबर हो जाता है, आप डायरेक्ट कर दीजिए कि ये इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन इसके पास होंगे, अनलिमिटेड सॉल्यूशन, मतलब कि वही ये आपको कॉन्साइड लाइन बन जाएगा, ठीक है। कॉन्साइड लाइन इसका क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब ये क्या हो गया कि अगर स्थिति अगर ऐसी हो जाती है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का बराबर रहता है, तो इसका बहुत सारे सोल्यूशन होंगे और ये कॉन्साइड लाइन जैसा एक ग्राफ में मैंने दिखाया था ना, ये इस तरह से ये ग्राफ, ये देखिए ये लाइन है और इसी के ऊपर ये लाइन ओवरलैप कर जाएगा, यही है कॉन्साइड लाइन, ठीक है। बस इसी को कहेंगे मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे एक ही लाइन पे दोनों लाइन ओवरलैप कर जाना। तो ये आपका केस दैट वन दिखा रहा है कि एक ही लाइन पे दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएगा। तो यही स्थिति ये होगी जब आप चेक करोगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों अगर रेशियो अगर आपस में बराबर है तो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, तो बहुत सारे इसके सोल्यूशन होंगे। और इसमें मैंने बताया था आपको कि जब ओवरलैप भी कर जाएंगे तो भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट। तो इसी स्थिति में भी हम इसको कह सकते हैं कि ये भी कंसिस्टेंट होगा। और ये तो आपका ग्राफ मैंने दिखाया इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए ये ग्राफ है। फर्स्ट केस का ग्राफ जो था वो कुछ इस प्रकार से आता, ये देखिए फर्स्ट केस का ग्राफ, मतलब एक लाइन ऐसे आता, दूसरा लाइन ऐसे आता, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये वही ओनली वन पॉइंट होता है इसका यूनिक सॉल्यूशन के लिए। बस x का वैल्यू यहाँ पे, y का वैल्यू इस जगह पे ये मिलता। यहाँ तो बहुत सारे मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है, सभी जगह मिल रहे हैं पॉइंट्स, मेन सॉल्यूशन। तो याद रखिए केस फर्स्ट में a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन एंड इट हैज ओनली one solution and this will consistent and it is intersecting line। सेकेंड केस में अगर तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो मेनी सॉल्यूशन होंगे, कंसाइड कर जाएंगे लाइन और ये भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और अब थर्ड केस की बात है, तो मैं थर्ड केस दिखा रहा हूं आपको। थर्ड केस में क्या होगा, केस थर्ड, इफ a1/a2 इक्वल्स मिलता है b1/b2 के, अगर ये दोनों बराबर मिला, लेकिन अगर बराबर नहीं मिला c1/c2 के, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले a1/a2 इक्वल नहीं था b1/b2 के, लेकिन यहाँ पे अगर पहले आपको बराबर मिल जाता है तो अब अगला चेक कीजिए, कि c1/c2 के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है आया यहाँ पर, पहला के सेकंड केस में था ना कि ये बराबर हो गया तो अगला भी बराबर हो गया, तो बहुत सारे सोल्यूशन हो गए। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होता है c1/c2 के, तो अब ऐसे सिचुएशन में यही जो होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब इसका लाइन जो होगा वो पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा कार्टेशियन प्लेन पे, इस तरह से, ऐसे ये लाइन आया, इस तरह से पैरेलल लाइन हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन अगर होंगे तो पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल हो गया तो सीधे कह सकते हैं नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, तो सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते, फाइंड कर ही नहीं सकते, कैंसिल होगा। x अगर मिलेगा तो y भी उतना ही मिल जाएगा, y मतलब दोनों कैंसिल, दोनों इक्वेशन जो है कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं अगर ये सिचुएशन आ जाता है तो केस थर्ड में। तो याद कीजिए, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, केस फर्स्ट कि अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इट विल कंसिस्टेंट। सेकेंड केस था a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, फिर बराबर हो c1/c2 के, तो वैसे सिचुएशन में वो भी कंसिस्टेंट, उसके पास बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, मेन सोल्यूशन होंगे एंड लाइन विल बी कंसाइड टू ईच अदर। थर्ड केस में a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, लेकिन अगर c1/c2 के बराबर नहीं होता है, इट विल इनकंसिस्टेंट, लाइन उसका ड्रॉ जो होगा वो पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा और उसके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे इस पार्ट का जो मेन हमारा है कि मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे उस
फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत में पहला पार्ट आप सीख गए हैं ग्राफिकल मेथड से, पिछले एपिसोड तक में, पिछले पार्ट में कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी पार्ट में मैं बताऊंगा। उसका अगला पार्ट में आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने का फिलहाल 4 तरीका है: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें कि आप ग्राफिकल मेथड सीख चुके हैं और अब मैं आपको बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको आप देखिए। तो चलिए हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड सीख गए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग, मैं एक एग्जांपल लिया हूं कि 2x + 5y = 16 एक फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x + 4y = 17 ये सेकंड इक्वेशन है। तो आखिर x और y का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। अब ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कि एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे के स्थान पे रख देना, पुट कर देना। हम कहेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी दो में से किसी भी एक इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठाइए और उठा करके दो वेरिएबल यहाँ पे है, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करने के बाद वो जो वैल्यू आएगा उसको अगले इक्वेशन में पुट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? 2x + 5y = 16। तो यहाँ पे हमारे पास 2x + 5y = 16 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2x बराबर क्या हो जाएगा? 16 - 5y हो गया। ये तो अब x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 16 - 5/2। ये आपको x का वैल्यू आ गया। ओके, ये कहां से आया? इक्वेशन फर्स्ट से आया। अब जब याद रखिएगा यहाँ पे आपने अगर इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाला है x या y का, तो उसका वैल्यू को आपको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। ये नहीं कि आपने फर्स्ट से इक्वेशन का वैल्यू निकाला, वेरिएबल का वैल्यू निकाला और उस वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट कर दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाले हैं तो उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में आपको पुट करना है। अब आप कहेंगे इस तरह से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में जब वैल्यू आप पुट करेंगे, मतलब सेकंड इक्वेशन क्या है आपका? 3x + 4y = 17। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? x का वैल्यू कितना आया हुआ इस पे ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू यहां पे आपके पास आ चुका है 16 - 5/2। तो अब यहाँ पे जो x है वो x के जगह पे हम ये पुट करेंगे। अब हम लिखेंगे दिस रिजल्टिंग 3 × x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 16 - 5/2 एंड फिर प्लस 4y = 17। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अलग अलग। तो 3 से मल्टीप्लाई 16 होगा, कितना आ जाएगा? 48 - 3 से 5 टाइम्स 15y / 2 प्लस 4y = 17। अब रिजल्ट आपको मिल जाता है 48 - 15y प्लस यहाँ पे डिवाइड 1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 8y = ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 34 आ जाएगा ना, सिंप्लीफाई करके। आप तो जानते हैं इतना करने के लिए। अब आपको क्या करना है? देखिए 48 माइनस ये 15y प्लस 8y कितना बन गया? 7y = 34। एंड देन अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 48 - 34 = 7y। अब कितना आ गया? 8 - 4 4 हो गया, 4 - 3 1 हो गया = 7y। देन y = कितना मिल गया? 14/7 = 2। इसका मतलब कि y का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू निकल गया 2। अब यहां से y का वैल्यू 2 निकल गया, तो चूंकि x का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं पहले ही। x बराबर क्या है? 16 - 5/2। तो हम कहेंगे कि नाउ x = ये वैल्यू लेना है आपको 16 - 5 × y का वैल्यू कितना आया? 2। यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2/2 दिस = 16 - 10/2 = 6/2 दिस = 3। इट मीन्स आपको x आ गया 3 और y आ गया कितना? 2। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से
किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड आउट करने के बाद उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट करके लीनियर इक्वेशन जो बन जाएगा वो एक वेरिएबल का बन जाएगा। एक वेरिएबल बन गया तो उससे एक वेरिएबल का वैल्यू आपको निकल गया, y=2 आ गया। और यही वैल्यू को फिर से जो आपने पहला निकाला था x के लिए, उस वैल्यू में यहाँ पे y के जगह पे पुट करेंगे। ये रहा, पुट कर दिया आपने। पुट करने के बाद वैल्यू आपका आ गया x के लिए, हेंस x=3 एंड y=2। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन अगले पार्ट तक आने के लिए अब मुझे एलिमिनेट होना पड़ेगा। एलिमिनेट का मतलब समझते हैं ना आप लोग, एलिमिनेशन स्टंट देखते होंगे, देखते हैं बिल्कुल, उसमें एलिमिनेट कर जाता है। तो वही एलिमिनेशन हम लोग सीखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्रॉब्लम्स बनाते रहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में तेज होते जाइए। ओके, टाटा, बाय बाय।